ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यू वीडियो। आज एक नई वीडियो के साथ हम स्टार्ट करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी आप लोग कर रहे हो तो उसके लिए एक सबसे बेहतरीन जो टॉपिक हमारे सामने आता है दैट इज नोन एज इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, जब भी हम इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करते हैं तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इडियम, पहले बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि इडियम्स एंड फ्रेजेस हम कहते किसे हैं। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इडियम्स और फ्रेजेस किसे कहा जाता है। ठीक है, इडियम्स मतलब हिंदी में अगर इसे बोलने की बात करूँ ना तो इसे बोलते हैं मुहावरे। क्या बोलते हैं? मुहावरे। तो इडियम्स और फ्रेजेस को जब भी डील करोगे आप तो मुहावरे बोलने का मतलब क्या होगा, जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि अंधे की लाठी हो जाना। ठीक है ना, कि रोहन जो है अपने दादाजी की अंधे की लाठी है। तो वो अंधे की लाठी बोलने का मतलब ये नहीं होगा कि अंधे की लाठी बोलने का मतलब रोहन लाठी की तरह दिखता होगा, दुबला पतला होगा इस तरीके से, है ना। ऐसा नहीं। तो आपको उस इडियम्स यानी कि मुहावरे के अंदर छिपा हुआ मीनिंग फाइंड आउट करना पड़ता है। मीनिंग फाइंड आउट करना पड़ता है कि अंधे की लाठी होने का मतलब ये होता है कि लाठी से क्या होता है, बुजुर्ग लोगों को सहारा मिलता है। तो अपने दादाजी का क्या है? सहारा है। ठीक है, बुढ़ापे का सहारा है, तो उसे बोला जाता है अंधे की लाठी। तो ये तो हिंदी में हो गया, लेकिन ऐसे ही हमारे मुहावरे जो होते हैं उन्हें इंग्लिश में बोला जाता है इडियम्स। ठीक है, जब हम इडियम्स को डील करेंगे ना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम इडियम्स को डील करने वाले होंगे तो इडियम्स यानी कि मुहावरों को डील करते समय ये बात ध्यान रखना कि जो सेंटेंस या फिर जो फ्रेज आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा, एक्चुअल में उसका मीनिंग उससे हट करके होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया अंडर द क्लाउड। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया अंडर द क्लाउड, CLOUD, अंडर द क्लाउड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर द क्लाउड? ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए। देखो, जिसको बिल्कुल नहीं पता होगा ना, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा होगा, वो क्या करेगा, सर अंडर द क्लाउड मतलब क्या होता है? क्लाउड के नीचे। अंडर द क्लाउड मतलब क्लाउड के नीचे। दिस इज नॉट द सेंस अंडर द क्लाउड। या तो कई बार वो आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में दे देगा। ठीक है, अंडर द क्लाउड मतलब क्या होता है। या फिर कई बार वो डायरेक्ट इस तरीके से देगा अंडर द क्लाउड, और इस इडियम्स के चार ऑप्शन देगा, ABCD। और वो चारों के चारों ऑप्शंस आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, वो चारों के चारों ऑप्शंस आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आना चाहिए, और उस चारों में से कोई एक ऑप्शन ठीक होगा, उस पर क्लिक मार के आप आगे बढ़ जाओगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर द क्लाउड? तो अंडर द क्लाउड मतलब क्या होगा, जो पहली बार सुन रहा है उसको पता ही नहीं होगा। ऐसे ही होता है अंडर द वेदर। ठीक है, अंडर द क्लाउड का मतलब होता है, इसका छुपा हुआ जो मीनिंग होता है इस इडियम्स का, वो होता है टू बी सस्पिशियस, टू बी इन सस्पिशियन, या फिर टू बी सस्पिशियस, सस्पिशियस कंडीशन के अंदर होना। दैट इज कॉल्ड अंडर द क्लाउड। ठीक है, द पुलिस अरेस्टेड रोहन, पुलिस अरेस्टेड, जैसे एग्जांपल बताऊं मैं, पुलिस अरेस्टेड रोहन ऑन द बिहाफ ऑफ अंडर द क्लाउड, बिकॉज द पुलिस थॉट दैट ही इज अंडर द क्लाउड। अंडर द क्लाउड मतलब कि वो शक हो गया उसके ऊपर। ठीक है, अंडर द क्लाउड मीन्स हो गया शक हो जाना। लेकिन कल के दिन ही वो अंडर द क्लाउड नहीं पूछता, क्लाउड की जगह उसने क्या बोल दिया, अंडर द वेदर। अब अंडर द वेदर मतलब क्या होगा? अंडर द वेदर मैंने काफी बार आप लोगों को पढ़ा रखा है, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर द वेदर रे? हाँ, बादलों के अच्छा, मौसम के नीचे आ जाना है, ये बोल रहा है मौसम के नीचे आ जाना है। सही हो गई। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर मतलब लॉजिक लगाओ, लॉजिक लॉजिक लगा। अंडर द वेदर मतलब क्या होगा कि जो वेदर है, वेदर के अंदर आप आ चुके हैं, यानी कि वेदर की चपेट में आप आ चुके हैं। जब वेदर की चपेट, वेदर ने आपको अपने अंदर ले लिया, आगोश में ले लिया, तो व्हाट इज गोइंग टू द मीनिंग? मीनिंग क्या जाएगा उस समय? अंडर द वेदर मतलब होगा, ठीक है, फीलिंग इल। ठीक है, जैसे बोलते नहीं कि जैसे मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ, मौसम की चपेट में आ गए यार हम। मौसम की चपेट में आने का मतलब क्या होगा कि आपको सिकनेस महसूस हो रही है। ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो रहा है, आपको सिकनेस महसूस हो रही है, उसे बोलते हैं अंडर द वेदर। अब ये बोल सकते हो आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। ठीक है, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कोचिंग क्लासेस टुडे बिकॉज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। ठीक है, आप डायरेक्टली इस तरीके से भी इडियम्स एंड फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हो। जो NDA CDS वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है जब भी आप क्योंकि वहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है जब भी आप SSB देने के लिए बैठते हो, है ना। तो आप अगर इस तरीके के इडियम्स एंड फ्रेजेस का यूज़ करना अपनी रियल लाइफ में किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, अगर उसको सीख गए, उसको जान गए, तो आपकी जो कम्युनिकेशन पावर है ना, वो बहुत इंक्रीज हो जाती है। रटना नहीं है चीज़ों को, CGL लेवल तक हम रट सकते हैं। अंडर द क्लाउड मतलब होता है टू बी इन सस्पिशन, आगे बढ़ो। अंडर द वेदर मतलब होता है फीलिंग सिक,
या फिर सिकनेस, आगे बढ़ो। लेकिन उसका रियल लाइफ में यूज़ करना, एक रियल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना, ठीक है। इफ़ जैसे ऐसे बोल सकते हैं कि वेदर यू आर फीलिंग अंडर द वेदर, आई डोंट केयर, यू विल हैव टू फाइट फॉर आवर नेशन, ठीक है। चाहे दिन हो चाहे रात हो, बाय हुक एंड बाय क्रुक यू विल कॉन्कर ओवर एनिमी। अब जितने भी सारे एनिमी हैं उनके ऊपर हमें कंकर करना पड़ेगा, और चाहे आपको, आप ठीक हो या फिर नहीं हो, या फिर अंडर द वेदर हो या फिर नहीं हो, यू विल हैव टू फाइट फॉर द नेशन, ठीक है। इस तरीके से आपने कितनी बेहतरीन तरीके से इन मुहावरों को अपने कम्युनिकेशन में यूज़ कर लिया, आपको खुद भी बताने लगेगा, ठीक है। तो मेरी गुजारिश ये रहेगी कि रटना नहीं है, चीज़ों को यूटिलाइज करना है रियल लाइफ में भी, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, फ्रेजल वर्ब्स हो गई, ठीक है। इस तरीके के जो ग्रामेटिकल स्किल्स हो गए उनको रियल लाइफ में यूज़ कीजिए, ताकि आपका कम्युनिकेशन पावर भी इंक्रीज हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो था इंट्रोडक्टरी पोर्शन। आज हम डील करने वाले कुछ ऐसे ही इडियम एंड फ्रेजेस जो आपके डिफेंस एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में कहीं पे भी। देखो, ग्रामर का और वोकेबलरी का एक सिंपल सा फंडा है, वो कहीं पे भी किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। आप किसी भी रादर किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, वो सब जगह काम आने वाले हैं। तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। एक एक करके हम इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो, मैंने इडियम्स तो बता दिया आपको। फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रेजेस? फ्रेजेस मतलब होता है छोटे छोटे पदबंध, जिन्हें बोला जाता है पदबंध। मतलब होता है कि एक सेंटेंस का छोटा सा पोर्शन, ठीक है। कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, एक छोटा सा पोर्शन होगा, दैट इज नोन एज फ्रेजेस। और इनके भी अपने अपने कुछ मीनिंग्स होते हैं, तो वो चीज़ें हमें क्लियर कट मालूम होनी चाहिए। तो पहले क्वेश्चन में आते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, और इसे ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं 4 ऑप्शन के साथ, ये आपके एग्जामिनेशन में कुछ इसी तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। ये बोला वंस ओवर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वंस ओवर? वंस ओवर मतलब क्या होगा, ठीक है। इसमें सबसे पहला देखो, जब भी इस तरीके से फॉर्मेट में पूछा जाता है ना, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट डिफिकल्ट होगा, टिपिकल होगा चीज़ें करनी, क्योंकि देखो इसमें आपको जब तक इसका मीनिंग नहीं पता होगा वंस ओवर का मतलब, है ना, तब तक आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। लेकिन अब आपको ध्यान होना चाहिए, कुछ कुछ इडियम्स ऐसे होते हैं जिनको आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। देयर इज नो सॉर्ट ऑफ दैट, यू विल हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में आप अपना दिमाग लगा सकते हो। और कुछ ऐसे होते हैं कि सेंटेंस फ्रेमिंग में, जब सेंटेंस फ्रेमिंग में आता है कि ये वंस ओवर का यूज़ मैं सेंटेंस के बीच में कर दूं, तो वो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ये बोल रहा है, देखो इसके ऑप्शंस वंस ओवर, ये पहला ऑप्शन बोल रहा है टू डू समथिंग क्विकली, और मतलब किसी चीज़ को बहुत तेज़ी के साथ कर देना, टू डू समथिंग क्विकली है। दूसरा ऑप्शन इसने बोला टू डू समथिंग एलोबरेटली, मतलब डू के सेंस में होगा, क्योंकि यहाँ पे भी टू डू समथिंग बोल रहा है, यहाँ पे टू डू समथिंग बोल रहा है, कुछ करने का तरीका, टू डू समथिंग। अब किस मैनर में? क्विकली मैनर में, वंस ओवर, एलोबरेटली विस्तार पूर्वक, ये क्या लिखा हुआ है, टू डू समथिंग पर फोर्स, फोर्स के साथ, और टू डू समथिंग फॉर अदर्स, कुछ ही दूसरे व्यक्तियों के लिए काम करना, वंस ओवर, ठीक है। ये काम मैं तुम्हें दे रहा हूँ, कंपनी में बॉस ने बोला ये काम मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यू विल हैव टू डू इट वंस ओवर, ठीक है। यू विल हैव टू डू इट वंस ओवर, इसका मतलब क्या होगा? क्या दूसरों के लिए करना पड़ेगा, ये लवबिलिटी करना पड़ेगा, या प्रीफोर्स के परफोर्स के रूप में करना पड़ेगा, या फिर क्विकली करना पड़ेगा? उस काम को आपको कैसे करना पड़ेगा? क्विकली करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, वंस ओवर मीन्स होगा टू डू समथिंग क्विकली, बहुत तेजी के साथ किसी काम को करना, उसको बोलेंगे वंस ओवर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेज। चलिए जी, अगर आपके पास कल के दिन ये क्वेश्चन आ जाता है, अब देखो थोड़ा बहुत वंस ओवर में तो आपको आइडिया नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो। तो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है सारे, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। अब ऐसा नहीं होता कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आएंगे ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब भी मैं बात करूंगा कि अगर हमें किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को डील करना है, ठीक है, जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस ही मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने आज ये बता दिया, अब बैग ऑफ बोन्स मतलब होता है ये, वंस ओवर मतलब होता है ये, कोई जरूरी नहीं है वो कल के दिन आए, ठीक है। वो 2-3 साल बाद रिपीटिशन में जरूर आ सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैं ट्रिक जरूर बता रहा हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से आप इसे सॉल्व करते हो, दिमाग किस तरीके से चलना चाहिए। अगर इसने आपके पास एक क्वेश्चन लेके आ गया कि ए बैग ऑफ बोन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैग ऑफ बोन्स?
अब बैग ऑफ बोन्स, एक थैला है आपके पास, ठीक है, जिसमें क्या रखी हैं, हड्डियां रखी हैं, बैग ऑफ बोन्स, ठीक है। अब लॉजिक क्या जा रहा होगा बैग ऑफ बोन्स मतलब, ठीक। चलो पढ़ो जरा चारों के चारों ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इसने आपके सामने रखा है, एन एक्सट्रीमली फैट पर्सन, बैग ऑफ बोन्स, एक्सट्रीमली फैट पर्सन, अच्छा ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है एन एक्सट्रीमली थिन पर्सन, या फिर अ वेल्दी पर्सन और अ हेल्दी पर्सन, ठीक है जी। वेल्दी मतलब होता है पैसे वाला, बैग ऑफ बोन्स जिसके अंदर केवल क्या है, हड्डी हड्डी है अरे ऐसे हड्डी हड्डी ऐसे दिखने वाला, हड्डी हड्डी दिखने वाला, बोलते नहीं कि अबे ये तो हड्डी है, इसको तो मैं ऐसे ही हरा दूंगा कुश्ती में, है ना, किसी भी खेल में। तो वेल्दी, वेल्दी मतलब होता है पैसे वाला, पैसे वाला तो हो नहीं सकता। हेल्दी, हेल्दी मतलब हष्ट पुष्ट, हष्ट पुष्ट को कभी ये बोला जाता है भाई ये तो हड्डी है, ये तो नहीं बोला जाता। एन एक्सट्रीमली थिन पर्सन और एक्सट्रीमली फैट, अबे ये तो हड्डी में से हरा दूंगा, अबे ये तो मोटा है इसे मैं हरा दूंगा, मोटे को हरा सकता हूँ ना, अबे ये तो हड्डी है, हड्डी है मतलब एक्सट्रीमली थिन पर्सन इज गोइंग टू द राइट आंसर। दिमाग जा रहे हो, ठीक है, लॉजिक जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो आप इस तरीके से भी लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा हिंदी मीनिंग भी क्लियर हो रहा है इसका, तो आप हिंदी मीनिंग के अकॉर्डिंगली इंग्लिश के ऑप्शंस को टिक कर सकते हो। अगर पहली बता रहा हूँ, अगर कोई भी आइडिया नहीं है ना कि सर ये क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, छेड़ो ही मत, ठीक है, तुक्का मारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जिस भी एग्जामिनेशन में होगी वहाँ आंसर्स आपके नेगेटिव भी होंगे, एक्यूरेसी आपकी डाउन होगी, तो उस समय इस चीज़ को ध्यान देना है। अब बैग ऑफ बोन्स मतलब होता है एन एक्सट्रीमली थिन पर्सन, थिन पर्सन भी नहीं बोल रहा, एक्सट्रीमली बोल रहा है, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही ज़्यादा, हड्डियों का ढांचा है, मांस नाम की कोई चीज़ नहीं है, फैट नाम का कोई चीज़ नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड वेरी थिन और लीन पर्सन, बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला इंसान को बोलते हैं अ बैग ऑफ बोन्स, ठीक है। यू विल हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू आर, डोंट यू सी इन द मिरर योर सेल्फ, क्या तुम अपने आप को मिरर के ऊपर नहीं देखते हो, यू आर लुकिंग लाइक अ बैग ऑफ बोन्स, तुम किसकी तरह दिखाई दे रहे हो, बहुत ही दुबले पतले दिखाई दे रहे हो भाई, बैग ऑफ बोन्स की तरह। समझ में आ रही बात, तो आप इसे रियल लाइफ में भी यूज़ कीजिएगा, मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से, तभी जाके आपका ये जो वोकेबलरी वाला पोर्शन है वो सार्थक हो जाएगा पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आई होप कि आंसर्स क्लियर होंगे आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मडी द वाटर्स, मडी द वाटर्स, मडी, मड से बना हुआ है मडी, ठीक है, मडी मतलब होता है, मड मतलब क्या होता है, कीचड़, द वाटर्स यानी कि जो वाटर्स है, वैसे तो वाटर अनकाउंटेबल नाउन होता है, ऐसी ऐसा लगता नहीं है, लेकिन वाटर्स का यूज़ किया है, यानी कि वाटर बॉडीज के बारे में बात कर रहा होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई आपके पास वाटर है, पानी है, और पानी में आपने क्या डाल दिया, कीचड़ डाल दिया, है ना कहीं सेंस इस तरीके से जनरेट हो रहा है, कीचड़ और पानी का मिक्सअप हो रहा है, मडी द वाटर, मडी द वाटर, वाटर को मड से क्या कर देना, बिल्कुल उथल पुथल कर देना। अब देखो लॉजिक देखते हैं इसमें जी, पहला ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है, ये बोल रहा है टू स्प्रेड डर्ट अराउंड, चारों की तरफ डर्ट को स्प्रेड कर देना। अब यहाँ पे कई लोग बोलेंगे सर यहाँ पे डर्ट आ रखा है, यहाँ पे मड आ रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में चले जाओ, है, ऑप्शन नंबर ए में चले जाओ। मैंने क्या बोला, हमेशा ध्यान देना कि जब भी इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाएं और उसका डायरेक्टली कोई मीनिंग आपको ऑप्शंस में दिखाई दे रहा होगा, वो तो बिल्कुल होगा ही नहीं, बहुत कम, बहुत ही रेयर टू रेयर चांसेस है वो आंसर चले जाए। तो मड मतलब डर्ट और सीधे ना, बिल्कुल नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, टू स्प्रेड डर्ट अराउंड, ये तो नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, टू मेक अ सिचुएशन इजी, अच्छा जी, अब वाटर है और उसको आप क्या कर रहे हो, मडी कर रहे हो, तो वाटर अगर उसको मडी कर रहे हो तो क्या वो कोई एक ऐसी सिचुएशन है जिसको आप इजी कर रहे हो, मेरे ख्याल से तो ऐसा लग रहा है कि ये पानी है, उसमें आपने मड डाल दिया तो उसको और बेकार कर दिया है, पानी में आपने मड डाल दी, कीचड़ डाल दिया, तो वो पानी क्या हो जाएगा, शुद्ध या फिर अशुद्ध, अशुद्ध ही तो होगा। तो लॉजिकली ये तो बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा कि सिचुएशन को इजी कर दे, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं जाएगा। दो बचते हैं हमारे पास,
ऑड वन आउट टेक्निक बता रहा हूं मैं कि अगर ये भी नहीं है ये भी नहीं है तो 50-50 में आ गए, कौन बनेगा करोड़पति, यही है 50-50। है भाई साहब, लेना चाहोगे आप क्या 50-50 फॉर बॉल? पहला सी ऑप्शन देखिए यहाँ पे, टू मेक वंस लाइफ हैप्पी, या फिर टू मेक द सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड, टू मेक द सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड, टू मेक वंस लाइफ हैप्पी, एक की लाइफ को हैप्पी कर देना, टू मेक वंस लाइफ हैप्पी, ओके। अब ये देखो फिर से, सिचुएशन इजी पॉजिटिव टर्म था, लेकिन यहाँ मड और वाटर का कनेक्शन हो रहा है, नेगेटिव मीनिंग जा रहा है, तो पॉजिटिव मीनिंग तो आंसर होगा नहीं। वंस लाइफ को हैप्पी बना दे रहे हो, अगर वंस लाइफ को रूडनेस भी बना देते तब भी मैं सोचता है भाई एक पल के लिए आंसर जा सकता था, लेकिन आपने हैप्पी बना दी लाइफ को, और लाइफ तो हैप्पी होती नहीं है, हैं? लाइफ को हैप्पी बनाना पड़ता है भाई जी, समझ में आ रही बात? टू मेक वंस लाइफ हैप्पी, हमेशा हंसता हुआ इंसान हमेशा, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा खुश रहे, ठीक है? लाइफ हमेशा हैप्पी हैप्पी होती नहीं है, हैप्पी बनानी पड़ती है। अब इसने तो वाटर को मडी कर दिया, तो ये तो बिल्कुल लाइफ की तरह है कि वाटर को ये क्या कर रहा है, खराब कर रहा है, तो लाइफ को हैप्पी तो कर नहीं सकता। ये ऑप्शन भी क्या चला जाएगा, गलत चले जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं क्या बोल रहा है, अच्छा सर अब तीनों, अच्छा इसको देख, ये बोल रहा है तीनों ऑप्शन नहीं है सर, डी में मार दो। अब मैं समझाना चाह रहा हूँ, कल के दिन क्या पता इन तीनों में ही फंस जाए तू, है हैरे नालायक, एक कैमरे पे बैठे हुए इंसान, इधर देख, ज्यादा खोपड़ी में चला, इधर देख। टू मेक द सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड, वेरी नाइस। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है जी, क्या कॉम्प्लिकेटेड हो गई चीजें। अब जब की चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, इसका मतलब वो पॉजिटिव चीज को शो कर रहा है या नेगेटिव, नेगेटिव चीज को शो कर, ये भी नेगेटिव, वाटर को तुम मडी कर रहे हो, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपको बता रहा है, ये भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपको बता रहा है, तो इसका मतलब, और डायरेक्ट वाला जो आंसर हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू द राइट आंसर। वही तो बोला, हाँ हाँ हाँ, वही तो बोल रहा हूं मैं, सीख, क्योंकि अगले वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें इसी तरीके से क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा। टू मेक द सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड इज गोइंग टू बी राइट आंसर। क्लियर है जी, समझ में आ रही वे? इधर देख, ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, मडी द वाटर्स। जैसे तुम कोई काम कर रहे होंगे, रियल लाइफ का यूज, जैसे कोई काम कर रहा है, ठीक है, और आपने उसको जा करके किसी दो, मतलब आप बहुत इत्मीनान के साथ काम कर रहे हो, ड्राइंग व्राइंग कुछ कर रहे हो, और किसी ने आकर के आपकी ड्राइंग को पूरा तहस नहस खराब कर दिया, तो उस समय आप यूज कर सकते हो, व्हाई आर यू मडिंग द वाटर्स ऑन माय पेंटिंग्स, कि आप मेरी पेंटिंग्स को मड द वाटर्स क्यों कर रहे हो भाई। या फिर कोई कन्या, सुंदर कन्या आपकी लाइफ में आ जाती है, सीधे बोल दो उसे, सीधे स्टार्टिंग में ही बोल दो उसे, कोई सुंदर कन्या आपकी लाइफ में आ गई, व्हाई आर यू कमिंग इन माई लाइफ फॉर मडिंग द वाटर्स, हाँ, डायरेक्टली क्या, मेक द सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है? इस तरीके से तो अपनी रियल लाइफ में यूज करना इन इडियम्स एंड फ्रेजेस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आना चाहिए भाई आपको, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोल रहा है, ये देखो, टू लेवल विद, अच्छा जी, टू लेवल विद मतलब क्या होगा, चार ऑप्शन इससे दे रखे हैं, टू लेवल विद। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, लॉजिक क्या लगेगा, पहला ऑप्शन ये बोल रहा है टू बी ऑनेस्ट, टू लेवल विद, ओके, टू बी ऑन अ प्लेन। अच्छा, आपको ये देख के लग रहा हो ना मैंने क्या बताया आपको, टू लेवल विद और प्लेन, टू बी ऑन अ प्लेन, एक प्लेन में आ जाना, एक समतल में आ जाना, टू बी लेवल विद मतलब लेवल कर देना उसको, हाँ 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 हाँ, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बी ऑप्शन आएगा नहीं आंसर। सी ऑप्शन देखो, टू चीट समवन, टू लेवल विद, लेवल विद, लेवल मतलब तो आसपास होगा, तो चीट समवन का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है? टू टेक रिवेंज, टू लेवल विद नहीं, टू टेक रिवेंज, रिवेंज, टू टेक रिवेंज, टू चीट समवन, और ये दोनों के दोनों नेगेटिव मीनिंग रख रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों के दोनों हो नहीं सकते, पॉजिटिव मीनिंग एक ही चीज रख रहा है दैट इज, और ये डायरेक्ट मीनिंग रख रहा है तो हो नहीं सकता। टू बी ऑनेस्ट इज गोइंग टू राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, टू लेवल विद मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ कोई चीज करनी है तो उसको लेवल अप करना पड़ेगा, ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा। ये बोल रहा है सो योर हैंड, सो योर हैंड, हाथों को बताइए जी, सो योर हैंड, सो योर हैंड। अच्छा, हाथों को बताओ, आप अपने हाथों को बताइए, दिखाइए अपने हाथों को, सो योर हैंड। अच्छा जी, सो योर हैंड, क्या लॉजिक जा सकता है? दिमाग लगाओ जरा। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है टू टेल पीपल अबाउट द पास्ट। अच्छा जी, टू टेल पीपल अबाउट द फ्यूचर, टू टेल पीपल अबाउट देन, टू टेल पीपल अबाउट योर प्लान्स। ओके, मतलब बताने के बारे में बात हो रही है, किसको? लोगों को बताने के बारे में बात हो रही है। और क्या करना है आपको? शो योर हैंड्स। ठीक है, शो योर हैंड्स। अगर मैं किसी को बोल दूंगा कि भाई बता मन के अंदर चल क्या रहा है, उस समय यूज होता है ये इडियम्स कि शो योर हैंड्स। मन के अंदर क्या चल रहा है, इसका मतलब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग के अंदर, क्या प्लान है तुम्हारा? तो प्लान के लिए क्या है? अबाउट द पास्ट नहीं, पास्ट, अरे पास्ट तो क्या होता है, बुला दो इसे। पास्ट तो पास्ट की बातें होती हैं, हैं? पास्ट के बारे में नहीं, पास्ट के गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। टू टेल पीपल अबाउट द फ्यूचर, ना ही पास्ट में जियो ना ही फ्यूचर में जियो। ठीक है, सी ऑप्शन है टू टेल पीपल अबाउट देम। अच्छा, पीपल को बताना उनके बारे में, ना 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 ना, अपने बारे में क्यों बताएंगे उनके बारे में, किसी के बारे में ना, तो दूसरों की बातें करनी है भाई, ना फ्यूचर के बारे में सोचना है ना पास्ट के बारे में सोचना है। ठीक है, तो आंसर क्या चले जाएगा? टू टेल पीपल अबाउट योर प्लान्स इज गोइंग टू द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, प्लान के बारे में बताना। सो योर हैंड्स, क्लोज फिस्टेड आदमी होता है, अगर मैं बोलूं कल के दिन क्लोज फिस्टेड, ही इज सच ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा कंजूस होता है, इसके जेब से एक पैसा तक नहीं निकलता, पैसा मांगता ही रहता है 24 घंटे, उसे बोलते हैं क्लोज फिस्टेड पर्सन। यू आर सच ए क्लोज फिस्टेड पर्सन यार, कभी तो खर्चा खर्चा कर लिया अगर, जब भी आता है उधार मांगता रहता है। वो कौन सा पर्सन होगा क्लोज फिस्टेड? यस। लेकिन ये बोला है शो योर हैंड्स, शो योर हैंड्स, ऐसा मत कर देना कल के दिन वो एक्स्ट्रा पैकेट दे दे, एक्स्ट्रा पैकेट आंसर मार दे, खूब खर्चा करने वाला। नो, ये क्या होता है? सो योर हैंड्स मतलब होता है टू टेल पीपल अबाउट योर प्लान्स, कि आपके अंदर मन के अंदर क्या चल रहा है उनको उजागर कर दीजिए, स्पिल द बीन्स कर दीजिए। कल के दिन ये बोल सकता है क्या? स्पिल द बीन्स। ठीक है, इसकी जगह ये भी आ सकता है स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स कर दीजिए जी। ठीक है, तो उसका आंसर जाएगा टू टेल पीपल अबाउट योर प्लान्स। ठीक है, आपके दिमाग के अंदर चल क्या रहा है। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को डील करते हैं। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है टू पुल अप। अच्छा जी, जिम में जाते होंगे कई लोग, उससे बिल्कुल ध्यान में लगा रहे होंगे, जिम में जाने के बाद टू पुल अप, पुल अप खींच ले भाई, कितना खींच पाता है? तो 1 2 3 4 5 28 30 है पुल अप। पहला ऑप्शन दे दिया उसने, टू लिफ्ट हैवी वेट्स, टू चोक वन सेल्फ, टू शॉर्टन द डिस्टेंस, टू शॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, टू शॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, टू चोक वन सेल्फ। ठीक है, बताइए। अब जो मैंने तरीका बताया ना, उसमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या जाएगा। जो मैंने तरीके बताए हैं, जिन चीज़ों से भी आप इसको आंसर कर सकते हो, टू लिफ्ट हैवी वेट्स होगा, टू चोक वन सेल्फ होगा, अपने आप को चोक कर देना, टू पुल अप करना, टू शॉर्टन द डिस्टेंस होगा, शॉर्ट कर देना डिस्टेंस, टू शॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, टू शॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट से, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आउट ऑफ एक्शन। बी आउट ऑफ एक्शन मतलब क्या होगा? कि एक्शन से बाहर आ जाना, बी आउट ऑफ एक्शन, टू गेट पनिशमेंट, टू गेट रिवॉर्ड, टू बिकम डिसफंक्शनल, टू बिकम सुपर एक्टिव। बताओ क्या लॉजिक जा रहा होगा? बी आउट ऑफ एक्शन, मैं गाड़ी चला रहा था, कहीं जा रहा था, और गाड़ी चलाने के बाद क्या होगा कि जो गाड़ी है वो क्या हो गई? बी आउट ऑफ फंक्शन, बी आउट ऑफ एक्शन हो गई। मतलब उसका एक्शन क्या कर रहे हैं, क्या है? रोड में दौड़ने का है, चलने का है। बी आउट ऑफ एक्शन, जो वो एक्शन के लिए बना है, जो वो एक्शन के लिए बना है,
वो एक्शन के आउट चले गया, यानी कि बाहर चले गया, यानी कि वो एक्शन को परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है। जब वो एक्शन को ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन टू गेट पनिशमेंट, नहीं जी। टू गेट रिवॉर्ड आउट ऑफ एक्शन, टू गेट रिवॉर्ड, नो। टू बिकम डिसफंक्शनल, डिसफंक्शनल हो जाएगा, वेरी नाइस, कहीं तक लग रहा है डिसफंक्शनल, ऐसे नहीं हुआ, ठीक है। डी ऑप्शन है टू बिकम सुपर एक्टिव, अच्छा वो सुपर एक्टिव हो जाएगी अगर वो आउट ऑफ एक्शन हो गई, आउट ऑफ एक्शन हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल को तो मैं बोल सकता हूं कि सुपर एक्टिव हो गई, लेकिन आउट ऑफ एक्शन हो गई, एक्शन ही परफॉर्म नहीं कर रही, ठीक है, तो तब मैं क्या बोलूंगा, सुपर एक्टिव में मार के मत आ जाना भाई। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टू बिकम डिसफंक्शनल, डिसफंक्शनल हो जाना किसी चीज का, काम करना बंद कर देना, ठीक है। आउट ऑफ एक्शन मतलब होता है किसी चीज का काम करना बंद कर देना, उसे बोलते हैं बी आउट ऑफ एक्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लर्निंग, ये बोल रहा है लर्निंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स, लर्निंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स, मुझे भी नहीं पता इसका, दिमाग लगाओ अपना अपना। लर्निंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स, ठीक है जी। हार्ड नॉक्स मतलब लगभग लगभग मुझे जहाँ तक लग रहा है जो विपरीत परिस्थितियाँ रही होंगी, उनकी हार्डशिप्स रही होंगी, और ऐसे हार्डशिप्स वाले स्कूल से उन्होंने क्या किया है, लर्न किया है, उस स्कूल से उन्होंने लर्न किया है। तो क्या लॉजिक लग रहा होगा, पहले ऑप्शन पे चलते हैं। वो बोल रहा है लर्निंग थिंग्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, हो सकता है लर्निंग थिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही। लर्निंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स, दूसरे से, ठीक है, लेकिन स्कूल के बारे में भी बात कर रहा है तो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं जा सकता है, और हार्ड नॉक्स के बारे में बात कर रहा है तो आगे बढ़ते हैं। लर्निंग थिंग्स, आपको बेस्ट सूटेड आंसर करना पड़ता है, हाँ, बेस्ट सूटेड आंसर, ये ध्यान रखना, आंसर्स कोई भी हो सकता है लेकिन बेस्ट सूटेड। लर्निंग थिंग्स फ्रॉम एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट से सीखना। लर्निंग थिंग्स थ्रू डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस, देखो फ्रॉम एक्सपीरियंस से ज्यादा सूटेबल आपको क्या लग रहा है, डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, मुझे तो यही लग रहा है। कई लोग बिल्कुल आंख मूंद करके उन्होंने हार्ड हार्ड नॉक्स, अच्छा मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस, ये फ्रॉम एक्सपीरियंस ही तो होगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, नो। ये बोल रहा है हार्ड नॉक्स, हार्ड नॉक्स मतलब होता है दुख तकलीफ से भरा हुआ, यानी कि हार्डशिप से भरा हुआ, और हार्डशिप से भरा हुआ ज्यादा स्टेबिलिटी के अनुसार ये चीज बता रही है। अब उसका एक्सपीरियंस पास में अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, लर्निंग फ्रॉम द स्कूल, लर्निंग किससे होती है, हार्ड नॉक से होती है, एक्सपीरियंस से तो होती होती है, लेकिन इस ईडियम से उसने हार्ड का जिक्र कर रखा है ना कि हार्डशिप्स का, और हार्डशिप्स इज इक्वल टू डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो लर्निंग थिंग्स थ्रू डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस डिफिकल्ट एक्सपीरियंस के दौरान जो आपकी लर्निंग होती है उसी को ही बोलते हैं लर्निंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये चीजें जो होती हैं ये आपको समझनी है भाई, किस तरीके से आप हिट करोगे इडियम्स एंड फ्रेजेस को। लॉजिक मैंने बता दिया है, और आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग इट वेरी वेल। ये क्वेश्चन देखो, रेज सम हैकल्स, रेज सम हैकल्स, जरा बताना रेज सम हैकल्स मतलब क्या होता है, रेज सम हैकल्स। जब आप ग्रामर को लर्न करते हो या फिर इंग्लिश को पढ़ते हो तो आप वोकेबलरी की प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, और वोकेबलरी देखो इडियम्स एंड फ्रेजेस को सबसे सिंपल और सरल तरीका हिट करने का तभी होगा जब आपको पता है रेज मतलब होता है उठाना, सब मतलब होता है कुछ, और हैकल्स, हैकल्स मतलब अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो आप आंसर कर ही नहीं पाओगे, सीधी सी बात, लीव करना पड़ेगा, लेफ्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे वो बच्चा बाजी मार जाएगा जो एक्स्ट्रा एफर्ट डाला होगा अपनी प्रिपरेशन में। एक्स्ट्रा एफर्ट कैसे डाल रहा होगा कि जैसे हैकल्स के बारे में इसने बोल दिया, तो हैकल्स जो होते हैं ना, कैसे समझाऊं मैं आपको, जैसे ये घोड़ा है, अब ये घोड़ा बनेगा नहीं बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ मैंने एक घोड़ा टाइप का यहाँ पे बना दिया, ठीक है। ये हॉर्स, सॉरी, कहाँ गया हमारा घोड़ा, गायब हो गया, अच्छा ये घोड़ा, ये घोड़ा है, ये इसकी आँख है, ठीक है, और ये इसके मुंह में कुछ बंधा हुआ है इस तरीके से, है ना, और यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा देते हैं, ठीक है। अब ये व्यक्ति क्या करेगा, जब इसको घोड़े को दौड़ाना होगा तो ये व्यक्ति इसमें लात मारता है जोर से, लात मारने की वजह से एक चिंगाड़ करके ऊपर की तरफ जाता है, और ऊपर की तरफ जाता है तो उस समय क्या होता है, इसके जो यहाँ पे होते हैं बाल, वो क्या होता है एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं,
ठीक है, चिंगाड़ने की वजह से, यानी कि वो एनॉय हो गया, वो रेडी है दौड़ने के लिए। तो हैकल्स, जो ये उठे हुए बाल जो हैं उन्हें बोला जाता है हैकल्स। तो रेज सम हैकल्स मतलब अगर किसी आदमी या व्यक्ति विशेष के लिए आप टीका टिप्पणी कर रहे होंगे मुहावरे के तौर पे कि रेज योर हैकल्स यार, रेज सम हैकल्स, वेयर इज सो लेथार्जी, रेज सम हैकल्स, गुस्सा ला अपने अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टू एनॉय, क्या होया, ऑप्शन ए में ही आंसर छिपा हुआ, टू एनॉय। ऑप्शन बी के साथ टू मेक समवन हैप्पी, ना ना ना, हैकल्स मतलब, अगर हैकल्स मतलब पता होगा तब जाके रेज सम हैकल्स ना, हैकल्स का मतलब पता होगा तब जाके आप कर पाओगे। समवन हैप्पी तो बिल्कुल नहीं होगा। टू डू ग्रेट टास्क, क्या पता घोड़ा दौड़ाने के लिए ग्रेट टास्क में टिक मार के आ जाओ ना, क्या होता है वो, एनॉय हो जाता है घोड़ा उस टाइम पे, तो ग्रेट टास्क नहीं होगा। टू सिट इडिल, रेज सम हैकल्स, उल्टा जरूर जाएगा टू सिट इडिल, खाली बैठे रहना, इडिल मतलब होता है खाली बैठे रहना, क्या होता है, खाली बैठे रहना। एडल मतलब होता है लेजी लेथार्जी तरीके से बैठे रहना, उसे बोलते हैं टू सेट एडल। रेज सम हैकल्स का आंसर चला जाएगा टू एनॉय, किसी चीज को एनॉय कर देना, गुस्सा दिला देना। ठीक है जी, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, अ मैन ऑफ लेटर्स, एक आदमी है लेटर्स का, ऐसा थोड़ा नहीं है वो आदमी लेटर्स का बना होगा। क्या आपको लगता है कि आदमी लेटर्स से बन सकता है, या आदमी लेटर का बना होगा? एक आदमी ये है सर, ये ओ शेप का उसका चेहरा होगा, ये ओ शेप की उसकी छोटी छोटी आंखें होंगी, ये एल शेप का उसका नाक होगा, और ये यू शेप का उसका मुंह होगा, ऐसे लेटर से बना होगा आदमी? नो, आदमी क्या लेटर से बना होता है ना। अगर उसने बोल दिया मैन ऑफ लेटर्स, ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स, सोहन इज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इन अवर क्लास, ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स, अगर उसने कुछ इस तरीके से बोल दिया तो क्या बोलेगा, अब मैन ऑफ लेटर्स मतलब, लेटर मतलब क्या होता है लेटर, ए बी सी डी, है ना, लेटर यही तो होते हैं, ए बी सी डी, ई एफ जी एच आई जे के एल एम जेड तक। अब इन लेटर्स, उन लेटर्स से अगर कोई इंसान का निर्माण हुआ है, उसके चरित्र का निर्माण हुआ, उसके दिमाग का निर्माण हुआ है, इसका मतलब उसका दिमाग के अंदर बहुत सारे क्या हैं, लेटर्स हैं, और उसके दिमाग के अंदर बहुत सारे लेटर्स हैं, तो उसके दिमाग के अंदर बहुत सारे वर्ड्स भी होंगे, उसके दिमाग के अंदर बहुत सारे वर्ड्स भी होंगे, तो उसके दिमाग के अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस भी होंगे, और उसके दिमाग के अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे, इसका मतलब उसके दिमाग के अंदर बहुत सारा क्या होगा, नॉलेज होगा रे, नॉलेज। ठीक है, क्या नॉलेज के लिए कोई आंसर जा रहा है? पहला ऑप्शन, एन एक्सीलेंट आर्टिस्ट, नो, आर्टिस्ट तो होगा नहीं। अ स्कॉलर इन लिटरेचर, बिल्कुल सही है, स्कॉलर मतलब होता है विद्वान आदमी, मिल गया तुम्हें आंसर। तीसरा भी पढ़ लेते हैं, एन आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, केवल एक ही चीज में अच्छा नहीं होता, स्पोर्ट्समैन नहीं, आर्टिस्ट नहीं, आर्ट में नहीं, लेटर के बारे में बात होती है, पढ़ाई से रिलेटेड होगा। ए नोन नोवलिस्ट, नोवलिस्ट हो सकता है आंसर, लेकिन ये एक पर्टिकुलर चीज में हो गया नोवलिस्ट, ये हर चीज में होता है, तो स्कॉलर यानी कि विद्वान आदमी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके जो इडियम एंड फ्रेजेस को टैकल करने का तरीका होना चाहिए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का तरीका आपको आना चाहिए, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर ले जाओगे। क्लियर है बात? तो ये प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है, और जितने भी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, या डिफेंस है, बैंकिंग है, एसएससी है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको ये इडियम्स एंड फ्रेजेस देखने को मिल जाएंगे। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।